हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ के तो एग्जाम भी शुरू हो गए होंगे ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का साइंस का एक चैप्टर, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कहाँ होता, कैसे होता, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है। ठीक है। इस फॉर्म में है एक सब्सटेंस। ठीक। अब वो क्या होता है कि एक न्यू फॉर्म को गेन करता है। एक ओल्ड सब्सटेंस है, न्यू फॉर्म को गेन करता है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पर कैसे। कोई भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं होता है। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन की तरफ ले जाने के लिए। ठीक। दैट मीन्स, और ये जो फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है जिसे चेंज होना है। ठीक है। ये एक सब्सटेंस है जिसे चेंज होना है और इसे कुछ फैक्टर हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई एक फैक्टर है जो हेल्प कर रहे हैं और फिर ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ एक न्यू फॉर्म गेन कर रहे हैं। तो जिसे चेंज होना है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो उसको हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। और जब न्यू फॉर्म को गेन करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा आरएचएस की तरफ होता है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है हमेशा एलएचएस की तरफ होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट। दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब केमिकल रिएक्शन में जाता है तो वो खुद से नहीं जाता। कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शन के। ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सबस्ट्रेट है कि ये मेन मॉलिक्यूल है जिसको कि चेंज होना है। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट मीन्स होता है कि वो हेल्पर है, वो सपोर्ट्स करता है, इसे सपोर्ट कर रहा है इस चेंज के लिए। ठीक। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि द प्रोसेस which transforms one or more substances into new substances with new properties। अभी जब बिल्कुल ही पूरी तरह से न्यू हो जाता है, न्यू फॉर्म को गेन करता है, तो उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, न्यू हो जाते हैं। ठीक है। कंसिडर दैट ए प्लस बी। ठीक है। मान लीजिए बी ए प्रोडक्ट मिला, यानी न्यू फॉर्म हुआ, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है। जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, जो कि डाइल्यूट है। ये क्या बना देगा बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक। बना देगा। दैट मीन्स क्या है कि जिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट है। और इसको चेंज करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है और ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है। एक से ज्यादा बन रहा है यानी हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा है। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो अब जो फैक्टर होता है वो कौन कौन फैक्टर हो जाता है। फैक्टर्स कौन कौन फैक्टर होता है बच्चे, ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी होता है। ठीक। टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर, गैस, बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन, रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट, क्लाइमेट, वेदर, ये सब होते हैं। ठीक। दैट मीन्स ये फैक्टर्स जो हैं जो किसी सब्सटेंस को उसके पुराने फॉर्म से हटाकर उसे न्यू फॉर्म में देते हैं। ओके। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो जरूर उसके जो स्ट्रक्चर है, एटम्स है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। हो सकते हैं कुछ एटम बाहर चल जाते हैं, कुछ एटम अंदर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस में जो होता है वो 3 फैक्ट्स ये फॉलो करते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास से।
ठीक, क्या हो जाता है कि ये रिएक्टेंट का जो जितना भी आप मास लोगे वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। कोई भी आप एग्जांपल आप ले लो, जैसे हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन है, दोनों गैसीय स्टेट में है, ये वाटर बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको ये कर दो 2, इधर आपका हो जाएगा 4 ग्राम, और ये होगा 32 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक है, तो देखिए ये भी 36 ग्राम। ठीक, तो आप देख रहे हो कि रिएक्शन के पहले जितना रिएक्टेंट का टोटल वेट था, टोटल मास था, जितना टोटल मास था वो इक्वल है प्रोडक्ट के टोटल मास। दैट मीन्स मास जो है कांस्टेंट रहता है, तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बाद मतलब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये क्या हो जाता है कि जो पुराने बॉन्ड रहते हैं, जिस तरह से उनका स्ट्रक्चरल फिगर रहता है वो चेंज हो जाता है। एटम्स जो क्या करते हैं, उन पुराने बॉन्ड को तोड़कर रीअरेंज होकर फिर न्यू बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, देखिए इसी में देख लीजिए, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये वाटर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको ये नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, बॉन्ड दिखा रहे एच एच बॉन्ड है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। लेकिन जैसे ये रिएक्शन हो जाता है, ये कौन सा बॉन्ड बन जाता है, OH। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, OH बॉन्ड। ठीक, तो आप देख रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हो रहा है। दैट मीन्स रिएक्टेंट का जो सब्सटेंस जो थे वो अपने पुराने बॉन्ड को छोड़ के न्यू बॉन्ड को गेन करते हैं, और इसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है। ठीक, न्यू फॉर्म रहेगा तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है। थर्ड हो जाएगा आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। प्लांट्स का ही ले लीजिए, जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, वो एंजाइम एक्टिविटीज के कारण क्या बनाएगा, फ्रक्टोज बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसके एक्टिविटीज हो रहा है, एंजाइम का एक्टिविटीज के कारण वो फ्रक्टोज बनाएगा। इनका फार्मूला देखिए सेम है, C6H12O6 है, यहाँ भी C6H12O6 है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज में क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है, ये रीअरेंज करके कीटोन ग्रुप में आ जाता है। सेम नंबर ऑफ आइटम्स है, देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इंटरनली अपने को रीअरेंज करते हैं ये न्यू फॉर्म में आ जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है। तो केमिकल रिएक्शंस में ये फॉलो करते हैं कि कोई भी जो एटम है ना तो बाहर जाता है ना अंदर आता है, बल्कि उनका रीअरेंजमेंट होता है इंटरनली। और इनको प्रोवोक कौन करता है, इनको कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इनको चेंज के लिए मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इनको। देखिए, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन में 3 आपका हो जाएगा जो फैक्ट्स ये फॉलो करते हैं। दैट मीन्स क्या है कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बनता है, और फिर इनका रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक, देखिए इसमें ग्लूकोज में किस तरह से अरेंजमेंट रहता है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का है बच्चों, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, इंटरनली रीअरेंज करेगा अपने एटम को, तो ये इस तरह का बना देगा। ठीक है, और ये एंजाइम एक्शन के कारण ये अपने को इंटरनली चेंज करता है एटम्स, और रीअरेंज होकर ये प्रपोज बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि कोई भी सब्सटेंस खुद से केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, कुछ एक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जिस कारण की रीअरेंजमेंट होते हैं। बच्चों केमिकल रिएक्शन में तो चेंज होता है, ठीक है,
कोई एक पुराना सब्सटेंस से जो है ये न्यू सब्सटेंस में चेंज होते हैं। लेकिन ये चेंज जो है 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होते हैं टेम्पररी यानी फिजिकल चेंज, ठीक है? फिजिकल चेंज होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग को 2 चेंज देखने को मिल सकती हैं। फिजिकल चेंज में जो होता है सिर्फ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होते हैं, जैसे शेप है, साइज है, ठीक है? इसमें क्या चेंज होते हैं बच्चों? शेप, साइज, ठीक है? इसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप पेरेंट सब्सटेंस रीगेन कर सकते हो, ठीक है? क्या कर सकते हो? उसका पेरेंट सब्सटेंस रीगेन कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट चेंज होता है। ये किस तरह का चेंज है बच्चों? परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट चेंज है। इसमें आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दोनों ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है? न्यू प्रॉपर्टीज माने जो पेरेंट सब्सटेंस रहता है उसका आइडेंटिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो न्यू प्रॉपर्टीज को गेन करते हैं, पुराने प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है? इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है? नो न्यू प्रोडक्ट, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बट न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये हो गया। फिजिकल चेंज क्या है? एक टेम्पररी चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या है? एक परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज में आप जो पेरेंट सब्सटेंस होते हैं उसको कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में जो पेरेंट सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और एक न्यू फॉर्म में चेंज हो जाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल दोनों ही, ठीक है? तो इसमें आप ले लीजिए, जैसे आप फिजिकल चेंज का आप एग्जांपल ले सकते हो। कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हो? कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है? आप कटिंग करते हो पेपर की, कटिंग है पेपर की, ठीक है? लेकिन जैसे आप बर्निंग ऑफ पेपर करते हो, बर्निंग ऑफ पेपर करते हो, तो ये होगा केमिकल चेंज। लेकिन जैसे आप कटिंग कर रहे हो पेपर की तो ये होगा फिजिकल चेंज, ठीक है? दैट मीन्स क्या होता है कि इसमें मुझे न्यू जो है प्रोडक्ट मिलेगा यानी राग मिलता है, और कटिंग पेपर में उसके जो पेरेंट सब्सटेंस है और आपने जो पीसेस किए हैं प्रोडक्ट के लिए, तो उसके दोनों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, सिर्फ आपने फिजिकल फॉर्म जो है उसका चेंज कर दिया है, ठीक है? फिजिकल फॉर्म आपने चेंज किया, तो आपको समझ में आ रहा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है? अगर आप पेपर को फाड़ देते हो तो फिजिकल चेंज है, अगर आप पेपर को जला देते हो तो वो केमिकल चेंज, ठीक? तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा आज तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे समझोगे कि किसी सब्सटेंस में जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आज आप लोगों को बच्चों कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उससे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू बच्चों।